अगले 2 घंटों में ओल जलोल रस्मों और छेड़छाड़ में बिल्लाहिर रुखसी का टाइम भी आ गया। यारम काशिफ बेग और दीगर रिश्तेदार से मिलकर पलटा तो दुरिया को आयशा और रमी से लिपटे हुए रोते हुए दिखा। वो दोनों से गाड़ी के करीब ला रही थी। वो वहीं पर गाड़ी के पास ही रुक गया। काशिफ बेग ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा, उसे गाड़ी में बिठाया। रुखसी के माहौल में सब भी अफसुदा से थे। यारम फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था जबकि मुस्तफ़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अमना बेगम और अक्सा बेगम दुरिया के साथ ही पिछली सीट पर बैठी हुई थी जबकि मिकाल शाह और आजम शाह अपनी अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे ही थे। घर पहुंचते भी उन्हें तकरीबन शाम हो चुकी थी और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तमाम गाड़ियां आगे पीछे घर में दाल हुई थी। कुछ मेहमान गाड़ी में पर थे, उन्होंने ही सबका इस्तकबाल किया था। अक्सा बेगम और अमना बेगम ने दुरिया को संभाला था और सिर ड्राइंग रूम में लाया था जहाँ पर चारों तरफ फ्लाइटिंग और गुलाबी फूलों से सजावट की गई थी। दुरिया को एक सोफे पर बिठाया गया और उसके साथ ही यारम को भी। पूरे रास्ते दुरिया की सुन सुन चलती आई थी और अभी भी जब यारम ने उसका हाथ थमा, प्लीज यार स्टॉप दिस नॉनसेंस, आप चुप करके बैठो, कब से देख रहा हूँ रो रही हो, सुबह चलेंगे तुम्हारी बहनों के पास, अब बिल्कुल चुप, आवाज ना निकले जरा भी। यारम को उसका रोना पसंद नहीं आया था। जब भी डांट दिया था उसे गुस्सा होते देखकर दुरिया को और रोना आया, मगर चुप करके बैठी रही। मॉन्स्टर कहीं के हर वक्त डांटते रहती हैं। काफी देर तक दोनों का फोटोशूट चलता रहा। मुख्तलिफ पोस्ट बनाते बनाते वो काफी थक गए थे। फिर बारीक जोड़ी लहंगा उसे लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी, मगर फिर यारम ने उसकी हालत देते हुए अक्सा बेगम से कहकर उसे कमरे में भेज दिया था ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर ले। वह इस वक्त फूलों से सजी मसैर पर बैठी कमरे का जायजा ले रहे थे। पूरे कमरे में कैंडल्स चल रही थी। वो गुलाब की बत्तियां जा बजा बिखरे थे। सब चीजों पर तायराना से नजर डालती वो वहीं पर चेंज किए बगैर पाँव सीधा करती हुई लेट गई थी। सदा की नींद की कच्ची दुरिया इस वक्त शदीद थकन महसूस करती सो चुके थे। यारम अपने सब दोस्तों को रुखसत करता रात 2 बजे के करीब कमरे में आया था और हयाल के मुताबिक दुरिया को सोया हुआ पाया। वो ठंडी सांस भरता आगे बढ़ा और जाकर दुरिया के पास बैठ गया। बिना मेकअप और ड्रेस चेंज किए वो सो रही थी। उसे सोता हुआ देखकर यारम को अच्छा नहीं लगा, तभी उसे आवाजें दी, मगर उसकी नींद इतनी कच्ची थोड़ी थी कि एक दो आवाजों से बेदार हो जाती है। यारम उसे अपने पास पाकर बहुत खुश था। जो चाहा था वो पा लिया था। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दरे मकनून यारम शाह। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। वो अक्सर लोगों से सुनता था कि जो चीज आसानी से मिल जाए फिर उसकी कदर नहीं रहती, मगर वो इन सब लोगों को बताना चाहता था कि उसे दुनिया कितनी अजीज है। यारम ने कुछ देर उसे देखा और फिर कुछ सोता उठा। अपनी शेरवानी चेंज की और नाइट ड्रेस उठाता वाशरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद वापस आया तो दुरिया चूंकि तुम सो रहे थे। वो अपने गीले बाल जड़ता हुआ उसके करीब आया, अपना चेहरा दुरिया के चेहरे के करीब किया। उसकी गर्म सांसें दुरिया के चेहरे पर पड़ी थी और साथ ही उसके बालों से टपकता हुआ पानी दुरिया के मुंह पर टपक रहा था। दुरिया की आंख खुली थी। उसे उठता हुआ देखकर जान पीछे हुआ। क्या हुआ, आपने मुझे क्यों उठाया? दुरिया ने आसपास देखते हुए फिर से जानम को देखा। मैडम, आज की रात कौन सोता है, चलो उठकर बैठो। जानम, सोने देना प्लीज, सुबह छापी ने भी नहीं सोने दिया, अब आप भी नहीं सोने दे रहे, मैं थक गई हूँ ना बहुत, प्लीज शाह, कल बात करेंगे, अभी बहुत नींद आ रही है। दुरिया उसे कहती फिर से सो गई थी। और दुरिया, पूरे 5 घंटे सो गए हो गए हैं तुम्हें सोए हुए, अब उठो और जल्दी से जाकर ड्रेस चेंज करो, बल्कि इधर आओ मैं करवाता हूँ। यारम उसका हाथ थमाता हुआ उसे ड्रेसिंग रूम में लाया था। नहीं शाह, मैं खुद खा लूंगी, आप जाए, मैं कर। अभी उसकी बात भी मुकम्मल ना हुई थी कि यारम उसे अपने पास खींचा और वो कट्टी डाल की तरह उसके चौड़े सीने से अलग गए थे। चुप, अब आवाज ना आए। यारम ने उसे कहते ही उसके सर पर लगी हुई पिन उतारना शुरू की थी। पिन से दुपट्टा साथ होते नीचे जा गिरा था और यारम ने दुरिया का चेहरा देखा। नाइट बल्ब की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके कांपने से वो समझ चुका था कि वह डर गया। यारम ने आहिस्ता से उसका रुख मोड़ा था और अब वो यारम की तरफ पीट किए खड़े थे। दुरिया की सांस हुई तब हुई जब यारम ने उसकी कमीज के पिछले गले पर लगी हुई पिंस उतारने शुरू किए थे। क्योंकि उसके लहंगे की कमीज का गला खासा गहरा था, इसलिए ब्यूटिशियन ने सेफ्टी पिंस की मदद से गला पीछे करके सेट किया और यारम अब उसकी वही सेफ्टी पिंस उतार रहा था। शिशा, मैं कर लूंगी, प्लीज आप छोड़ दें। जैसे ही आखिरी पिन उतरी, दुरिया एकदम यारम की तरफ मुड़ी और उसके साथ हाथ पकड़े, मगर यारम ने आहिस्ती से अपना हाथ उसके नाजुक हाथों से निकाल लिया। दुरिया ने उसकी जन्म देखा जिसकी नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हुई थी। दुरिया ने नजरों का जाविया बदला। अब यारम उसके गले से नेकलेस उतारा था। उसकी उंगलियां दुरिया की गर्दन से टच हुई थी और दुरिया के जिस्म में करंट दौड़ गया था क्योंकि उसकी उंगलियां जैसे आग में तप रहे थे। शाह, आपको बुखार है? वो बिना एक लम्हे की देर किए हुए दुरिया ने उसे माथे पर गर्दन पर हाथ लगाया। शाह, आपको बुखार है? और आपने अब इसकी बाकी बात मुंह में ही रह गई थी जब क्योंकि यारम ने एकदम उसके होंठों को अपने कैद में लिया था। दुरिया ने अपने से पीछे करना चाहा, मगर यारम की गिरफ्त साथ थी
दुरिया को अपना सांस बांधता होता महसूस हुआ, मगर जाम को पीछे करने की हिम्मत अब उसमें खत्म हुई थी। वो टांगे बेचैन हुए। उससे पहले कि वो नीचे गिरती, जाम ने उसे गोद में उठाया और ड्रेसिंग रूम से बाहर लाकर बेड पर लटाया और खुद भी साथ लेट गया। दुरिया पीछे होती हुई दूसरी तरफ से उठने लगी, मगर जाम ने उसे रोक लिया। दुरिया, आज की रात मुझे तंग मत करना, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अब उसके लिए आराम से आ जाओ मेरे पास। उसकी आवाज में नशा सा घुला था। दुरिया सुन से अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी। जाम ने दूसरा हाथ बढ़ाकर दुरिया को खींचा और वो सीधा उसके सीने पर आ गिरे। यारम ने करवट बदलकर उस पर हावी हुआ था। उसके गर्दन में मुंह छुपाया। याला जी, इस मॉन्स्टर से कैसे बचूं, ये तो खा जाएंगे। दुरिया दिल में सोचती उसे पीछे धकेलने लगी, मगर बेसुध। शाह प्लीज मेरी बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है। काफी मुश्किल से दुरिया बोल पाई। मेरी जान, आज ही रात बातें कौन करता है, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब ना करो। वो अपनी दाढ़ी उसके मुंह पर रगड़ता फिर से उसके गर्दन पर झुका। शाह प्लीज नहीं। यारम ने हाथ पीछे ले जाकर दुरिया की शर्ट की जिप खोलकर कांधे से सरकाए तो उसके हाथ थामकर बोले, दुरिया यार, क्या मसला है? मैंने कहा ना कि हम सुबह बात करेंगे। तो फिर आपके पास याम ने सख्ती से मना किया था। दुरिया ने जल्दी से याम के मुंह पर हाथ रखा। शाह, मैं इस शादी के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरी बातें मानेंगे, मुझे अपनी एजुकेशन पूरी करने देंगे। शाह प्लीज, सब कॉलेज में क्या कहेंगे कि मैं मैरिड हूँ, सब मेरा मजाक बनाएंगे। प्लीज मुझे स्टडी कंप्लीट करने दें। दुरिया ने एक ही सांस में सारी बात कह दी, कहीं फिर से वो गुस्सा न कर दे। और यारम ने तेवरी चढ़ाकर देखा। सीरियसली दुरिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये पचकाना बातें सुनूंगा? तो ये सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। मेरी जान, तुम मेरे पास हो, मेरे सामने हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुमसे दूर रहूंगा? अब इतने करीब होने के बावजूद। जाम ने दुरिया के कान से झुमके उतारे। दुरिया, जब तक तुम दूर थी मैं बर्दाश्त किया, मगर अब तुम मेरी आंखों के सामने मेरे पास हो, मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर। मेरी जान प्लीज समझो। उसकी आंखों में नमी उतरी थी और यही यारम पिघला था। वो ये भी जानता कि दुरिया भी छोटिया, मगर इतनी भी नहीं कि वो यारम के जज्बात ना समझ सके। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल की दुनिया पर, मेरे दिल की जमीन पर शबनम के कतरों की तरह गिरती है और मैं नहीं चाहता कि तुम रो, लेकिन अब तुम रो रही हो। ठीक है, जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं होगा, मगर एक बात तुम भी समझ लो, अब तुम यहीं रहकर पड़ोगी मेरी आंखों के सामने। मैं तुम्हें दुबई नहीं भेजूंगा। आपके ये मेरे बस में नहीं है, तुमसे दूर नहीं रह सकता। जाम ने उसकी आंखों की नमी को अपने पोरों पर चुना और दुरिया एक तरफ उसके मान जाने पर खुश, जबकि जाम की दूसरी बात सुनकर अफसुदा हुई। जाओ कपड़े चेंज करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। यारम सीधा होकर लेटा और दुरिया जल्दी से ड्रेसिंग रूम में भागी। वहां पहले से ही दुरिया का नाइट सूट टंगा था, पर्पल सिल्क का ट्राउजर और शॉर्ट सी शर्ट। ड्रेस चेंज करके मेकअप करके ड्रेस चेंज करके मेकअप साफ करके वो वापस रूम में आई, जहाँ पर यारम सगार सुलगाए हुए बेड क्रोन से टेक लगाए बैठा था और दूसरी साइड पर बेड पर आई तो यारम ने एक नजर उसको देखा। उसका दिल फिर से बेईमान हुआ, मगर वो दुरिया से वादा कर चुका था। सिगार बंद करके सीधा होकर दुरिया के जाना मुड़ा, जबकि उंगलियां चिटहा रही थी। दुरिया, नींद आई है क्या? यारम ने प्यार से उसे बुलाया। दुरिया का दिल धड़का। जी शाह। दुरिया ने अटकते हुए सर हिलाया। आज जो मैं सिलाता हूँ। दुरिया का हाथ पकड़कर अपने करीब किया, अपने बाजू पर उसका सर रखकर उसका रूह अपनी उसकी जानब मोड़ा। दुल्हा दुलाया हुआ चेहरा गीले बाप। यारम ने उसके माथे पर बोसा दिया। उसकी आंखें बंद थी। दुरिया सो जाओ, मैं यही हूँ। अपनी भी आंखें बंद करता हुआ बोला तो दुरिया ने एक नजर उसको देखा, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके गालों पर प्यार से बोसा दिया। यारम का मूड खराब था, मगर दुरिया की इस हरकत से उसके होंठों पर मुस्कान आई थी। दुरिया को सीने में जोर से बीचा। सो जाओ मेरी जान, वरना मेरा इरादा बदल भी सकता है। दुरिया उसकी बात सुनते जल्दी से आंखें बंद करके, और यारम उसकी हरकत पर हंस दिया था और अब आगे के बारे में उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। काफी देर बाद वो भी सो गया था। अब न जाने नई सुबह उनके लिए क्या पैगाम लाने वाले थे। अगली सुबह काफी रोशन थी। पूरी रात बारिश के बाद हर तरफ चिड़िया के चहचहाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आज दुरिया और यारम का वलीमा था। चूंकि वलीमा रात का था, इसलिए सब आराम से उठे थे। आशा ने दुरिया और यारम का नाश्ता खुद तैयार किया था। तकरीबन 10 बजे के करीब आशा, रामीन और उनकी एक दो कजन उनके साथ ही दुरिया का नाश्ता देने शामिल लाए थे। यहाँ सब भी सो रहे थे, क्योंकि रात काफी देर तक जागते रहे थे, इसलिए अमना बेगम और रक्षा बेगम के अलावा कोई भी वहां पर मौजूद न था। बेटा आप बैठो, मैं जरा दड़े मंगनूम को देख कर आती हूँ, उठी हैं या नहीं। अक्सा बेगम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाती खुद जान के कमरे के जाना पड़ गए थे। माम नाश्ता दे दे, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल है। मुस्तफा नक्शा सा तैयार व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए ड्राइंग रूम की तरफ आया था और वहां सबको बैठा देखकर मुड़ने लगा, मगर सामने सोफे पर आशा को देखकर ठटका। आशा ने भी आवाज के जाम देखा तो मुस्तफा उसे देख रहा था। आशा को अजीब लगा। आशा के साथ रामीमी बैठी हुई थी, उसने भी मुस्तफा का आशा को यकटक देखना महसूस किया।
लाइट फिरोजी कलर की सलवार कमीज पहने, दुपट्टा कांधों पर डाले, बिना मेकअप के भी बालों की ढीली सी चुटियां आगे की तरफ डाले वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते। अरे मुस्तफा बेटा, तुम अपने कमरे में चलो, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। आमना बेगम ने उसे जवाब देते हुए कहा तो एक आखिरी भरपूर नजर आशा पर डालता वहां से निकलता चला गया। अपिया, रामी ने हल्की सी आवाज में खनकारा पड़ा तो आशा ने उसे घूरा। चुप करके बैठो, बहुत ही फजूल होती जा रही हो। आशा ने उसे गड़का तो वो दिल महसूस कर रहा है कि मगर ट्रेनिंग रूम की वाल जो कि शीशे की थी, बाहर लॉन की तरफ बनी थी। लॉन में उछलती हुई एक प्योर व्हाइट गेट को देखती हुई रामीन एक कैट को देखती हुई रामीन एकदम उछली थी। रामीन, क्या बचपन है, आराम से बैठो। आशा ने उसको घूरा। अरे अपिया, यहाँ बैठकर बोर हूँ मैं तो बाहर लॉन में जा रही हूँ। रामीन अपने कजन को इशारा करती उन्हें वहां से लेती बाहर लॉन की जानब चली गई, जबकि आशा बेचारी अकेली बैठी रह गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि आशा को अमना बेगम की आवाज आई जो काम वाली को आवाजें दे रही थी, मगर वो न जाने कहाँ थी। कुछ सोचते हुए आयशा अमना बेगम के पास किचन में चली आई, जहाँ पर वो नाश्ता तैयार करके बैठी थी ताकि मुस्तफा को नसरीन नाश्ता दिया है। अरे आंटी, क्या हुआ है, कोई काम है तो बताए, मैं कर देती हूँ। आयशा ने खुश दिली से कहा तो अमना बेगम मुस्कुराई। नहीं बेटा, बस मुस्तफा को नाश्ता देना था, उसका कमरा ऊपर है और मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, बस इसलिए नसरीन को आवाजें दे रही थी कि वो ऊपर जाकर उसे नाश्ता दे। मगर न जाने ये नसरीन कहाँ गायब हो गया और ये नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। आमना बेगम ने उसे पूरी बात बताई तो वो सारी हिलाकर रह गई। वो भला क्या कह सकती थी, अभी वो सोच रही थी जब आमना बेगम ने उसे मुखातब किया। आयशा बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मुस्तफा को नाश्ता दिया होगी, मैं अगर जा सकती तो तुम्हें कभी ना कहती, अगर तुम्हें बुरा ना लगे और कोई एतराज ना हो तो। लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं है, मैं खुद जाने की कोशिश करती हूँ। आयशा को तत्पस का शिकार देखकर वो गोया हुई तो आशा बोली, नहीं आंटी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप मुझे दे, मैं दी आती हूँ। कमरा कहाँ है उनका? आशा ने नाश्ते की ट्रे उनके हाथ से थामी। शुक्रिया बेटा, सीढ़ियों के बाद जाना मुड़ का पहला कमरा है। आमना बेगम उसे कमरे का रास्ता बताती खुद किचन की बाहर निकल गए थे और आयशा भी नाचार सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। अक्सा बेगम ने काफी दफा नॉक दरवाजा किया था, मगर दुरिया तो घोड़े गद्दे बेचकर सोई हुई थी, इसलिए वो ना उठी और 11वीं रात देर तक जागने की वजह से अभी तक सो रहा था और गहरी नींद में होने की वजह से दरवाजे पर होती दस्तक उसे सुनाई ना दिए। और अक्सा बेगम 2 से 3 दफा ना करने के बाद वापस ड्राइंग रूम की जाना बढ़ गई थी, मगर वहां पर किसी को ना पाकर वो अपने कमरे में चल दी ताकि रात की कुछ तैयारी जो रह गई है वो मुकम्मल कर ले। आशा डरती झिझकती मुस्तफा के कमरे के बाहर खड़ी थी कि अंदर जाने की हिम्मत उसमें ना थी। उसने सोचा दरवाजे से ही नाश्ता पकड़ा कर वो वापस चली जाएगी, मगर कामती हाथों से उसे सही तरह से दस्तक भी ना दी गई। कुछ सोचते हुए कमरे में दाखिल हुई, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। उसने कमरे पर एक नजर डाली। कमरा बिल्कुल खाली था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच जहाज साइड बेड था, एक तरफ सोफे लगे हुए थे, एक साइड पर स्टडी टेबल भी रखा था। कमरे की एक तरफ ग्लास वाल थे जहाँ से नीचे लान का मंजर साफ नजर आता था। वो ऐन दरमियान में खड़ी कमरे का जायजा ले रही थी। उसे यह कमरा मसमरेज कर रहा था। वो नाश्ता वहीं टेबल पर रखती, वो आगे बढ़ी और स्टडी टेबल के पास आकर रुकी, मगर वहां पर रखा हुआ शोपीस देखो उसे शदीद दचका लगा था। एक भोली बस्ती से याद उसके ज़हन में उभरी थी। टॉम, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, तुम देखोगे, तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। वैसा ही सेम मैंने अपने लिए भी लिया है, ये लो, देखो जरा कैसा है। वो अपनी 2 पोनियां जुलाती हुई एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाए हुए बोली तो उसने वो गिफ्ट रैपर में लिपटा हुआ गिफ्ट बाल उसके हाथ से लिया और वहीं पर बैठे बैठे खो लिया। ये एक क्रिस्टल बाल था जिसके अंदर एक स्नो बियर एक दरख्त के साथ खड़ा था और बर्फबारी का मंजर पेश कर रहा था। अरे वाह जेरी, ये तो बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, आप बॉय हो ना, तो मैंने आपके लिए ब्लू लिया और अपने लिए पिंक कलर में। ये हमेशा अपने पास रखना, ओके? ओके मेरी चूहिया, अब चलो, ब्रेक खत्म हो गई है। उसके गाल खैंता हुआ उसके साथ चल दिया। कमरे में खटका हुआ और वह जूही मुड़ी मुस्तफा को वॉशरूम से निकलता देखकर अजीब सी कैफियत का शिकार हुई। मतलब उस रात दुरिया की मेहंदी पर वो मुस्तफा ही था। आशा ने शिकायती नजर उसको देखा। पहले तो आशा को यूं अपने कमरे में देखा हैरान हुआ, मगर फिर उसके हाथ में क्रिस्टल बॉल देखकर वो शॉक्ड हुआ था। अभी वो ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि पहले आशा को अपनी जिंदगी में शामिल करे, उसके बाद उसको हकीकत बताएगा। मगर जैसा हम प्लान करते हैं वैसा कभी नहीं होता, क्योंकि जबरदस्त प्लानर तो सिर्फ अल्लाह ताला है ना। वह तेजी से आशा की तरफ बढ़ा, मगर आशा ने उसे हाथ उठाकर वहीं पर रोकने पर मजबूर कर दिया। इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे, आप जानते थे ना पहले से सब कुछ मेरे बारे में। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि पहले बिना बताए चोगा चले गए, उसके बाद इतने साल एक दफा भी मुड़ कर नहीं देखा। आप जानते थे ना कि टॉम के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर भी उसकी आंसू भरी हुई आंखों से मुस्तफा डिस्टर्ब हुआ था। पहले
आप ये पहले से जानते थे ना कि मैं आशा हूँ, मैं ही आपके बचपन के दोस्त हूँ, तो क्यों नहीं बताया? इतने दिन तक सब छुपाया मुझसे, क्यों? आशा की आवाज़ गले में अटकी थी और मुस्तफ़ा ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर आशा की बातों ने उसके कदम जकड़ लिया। मेरे पास भी मत आइएगा मुस्तफ़ा, आशा ने नफरत से रोका था और एक भी पल की देर किए बिना वहां से निकलते चले गए। मुस्तफ़ा उसके पीछे जाना चाहता था, मगर वह शिकस्ता सा बेड पर गिर गया। आशा की आंखों में बेयकीनी और गुस्सा वो दे चुका था। अब वो इतनी जल्दी उसकी बात नहीं सुनेगी, ये उसे पता था, तभी आशा को रोकने की कोशिश नहीं की। आयशा रोते हुए मुस्तफ़ा के कमरे से निकली और वहीं दीवार के साथ लग गई। क्यों किया आपने ऐसा? मेरा तमाशा देखते रहे। मैं कितना याद करती थी आपको, कितना इंतजार किया आपका। आप अच्छे से जानते थे ना मैं कितनी क्लोज थी आपसे। मगर आयशा ने अपने आंसू पहुंचे। अब नहीं, अब मस्जिद में आपके बारे में नहीं सोचूंगी, कभी बात नहीं करूंगी आपसे, कभी नहीं। वो जो सोचती थी कि अगर अचानक मुस्तफ़ा उसके सामने आया तो वह कैसे रिएक्ट करेगी, मगर अब जब वो सामने आया था तो आयशा ने उसे धिक्कार दिया था। वो नीचे जाने से पहले अपने आंसू साफ करते हुए चेहरा पहुंचा और डाइनिंग रूम में चले आए। उसके सुर आंखें और सुर चेहरा उसके रोने की चुगली खा रहे थे। वो जल्दी से किचन में गई, पानी के छींटे चेपा मारे, जब भी वहीं पर अक्सा बेगम चली आई। आशा बेटा कुछ चाहिए था, मुझे बताती। उन्होंने प्यार से पूछा तो एकदम ही आशा का दिल बढ़ाया, मगर फिर खुद को कंपोज करती बोली, नहीं आंटी, वो मैं पानी पीने आई थी तो आंख में कुछ चला गया, तो इसलिए फेस वाश का लिया। आशा सर झुकाए हुए बोली, अच्छा कुछ चाहिए हो तो बताना। जी 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 आंटी, मैं जरा रामीन को देती हूँ, वो बाहर लॉन में गई है। आशा ने जवाब देती हुई तेजी से वहां से निकलते चले गई। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। माशाल्लाह से अल्लाह नसीब अच्छे करे, आमीन। वो आशा को दुआ देती हुई बाहर निकल गए। यारम की आंख खुली तो दुनिया का चेहरा उसके सामने था, मासूम सा गुलाबी चेहरा और उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फें। उसने आराम से उसके कान के पीछे रेसी और दुनिया के माथे पर बोसा दिया। आराम से दुनिया का सर तकिए पर रखा, मगर 11 बज जाती हुई घड़ी देखकर वह हैरान हुआ था कि वो इतनी देर कैसे सोया रहा। शायद दुनिया पास थी, इसलिए इतने दिन बाद उसे सुकून की नींद आई थी। वो मुस्कुराता हुआ अलमारी के जाने बढ़ा, अपना आरामदेह सूट निकालता हुआ फ्रेश होने चल दिया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर निकला तो दुनिया जूं की तू सो रही थी। यारम को उसकी नींद पर रश्क आया कि कैसे वो इतना सारा सो लेती है। उसके करीब जाकर बैठा और आस्था से हाथ उसके चेहरे पर रखा। दुनिया उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, बल्कि अब तो दिन होने वाला है, जल्दी से उठो। यारम ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि वो जानता था कि आराम से दुनिया उठने वाली नहीं है। दुनिया ने उसकी आवाज पर आंखें खोली तो यारम मुस्कुराया। शाह क्या है, सोने भी नहीं देते, 5 मिनट और सोने दे। वह करवट बदलती फिर से सो गई थी और यारम ने हजमगीन नजर से उसको गिरा। दुनिया आराम से उठ जाओ, कितना सोना है, अगर तुम न उठी तो मैंने तुम्हें ठंडे पानी के टब में डाल देना, जल्दी उठो। यारम उसे गुस्सा करता आईने के सामने जा खड़ा हुआ, मगर दुनिया नजरअंदाज करती हुई सोई रही। यारम बाल सवारता वापस की तरफ आया, कुछ बार से घूरा, मगर थोड़ी देर में दुनिया की चीखें सुनाई दी, क्योंकि यारम ने उसे वाकई उठाकर पानी के टब में बिठा दिया था। शाह ये क्या बदतमीजी है, क्यों उठा दिया मुझे, बहुत ही बुरी हैं अब। दुनिया रोनी सूरत बनाती टब से बाहर निकलने लगी, मगर यारम ने पार टब के दोनों किनारे पर हाथ रखकर उसे बाहर निकलने से रोका। मैं उससे भी ज्यादा बुरा हूँ। अब अगर 10 मिनट में तुम फ्रेश होकर बाहर ना निकली तो मैंने अंदर आकर तुम्हें खुद फ्रेश करना है, समझ आई? अब जल्दी से नहा कर आओ, बाहर वेट कराऊं, एक साथ ही नीचे जाएंगे, हरी आप। यारम से धमकी देता बाहर निकला तो दुनिया को नाचार फ्रेश होना पड़ा, मगर साथ साथ वो यारम को भी मुख्तलिफ अलकबात से नवाज रहे थे। मॉन्स्टर कहेंगे, सुबह सुबह ठंडे पानी में फेंक दिया, देखना अब मैंने भी बदला ना लिया तो मेरा नाम भी दुनिया नहीं। वो साथ साथ बड़बड़ाती जा रही थी जब बाहर से यारम की आवाज आई, और कितना टाइम लगेगा दुनिया, तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? यारम की आवाज सुनकर वह अजीब मस्से में फंसी थी, क्योंकि वहां उसके कपड़े मौजूद नहीं थे सिवाय एक टॉवल के। शाह मेरे कपड़े मुझे दें। दुनिया ऊंची आवाज में चले। उसकी बात सुनकर यारम एक कहका लगाया, सॉरी दुनिया, खुदा को उठा लो, अपने कपड़े मुझे नहीं मिल रहे। वो अलमारी से उसके कपड़े निकालता हुआ उसे चिढ़ा रहा था और दुनिया जंजलाई थी। तो भी ठीक है, मैं सारा दिन यहीं पर बैठी रहूंगी। वो भी जिद करती वहीं पर बैठ गई। शाम ने 5 मिनट तो इंतजार किया, मगर जब वो ना आई तो मजबूरन उसे खुद उठना पड़ा। ये लो कपड़े जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। दुनिया ने दरवाजा खोला तो यारम हाथ में उसके कपड़े थामे खड़ा था। दुनिया ने जूं ही हाथ आगे किया तो यारम ने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। अब बताओ क्या कह रही थी तुम, कि सारा दिन अंदर बैठी रहोगी? हाँ, यारम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए कहा, और दुनिया उसकी चालाकी समझते हुए बस रो देने को थे। शाह मेरा हाथ छोड़े, वरना मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, तीखी आवाज में दुनिया बोले। अच्छा ठीक है, मगर मुझे क्या मिलेगा बदले में? यारम से पूछा तो वो रो देने को हुई।
शाह प्लीज, मैं बस जो आप बोलेंगे ना वही मिलेगा, प्रॉमिस, पर अभी मेरा हाथ छोड़ें और ड्रेस दें मुझे। दुरिया की बात सुनकर जाम ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसका ड्रेस भी उसे दे दिया। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, चेंज कर आओ। जाम वहां से हटता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया। दुरिया चेंज कर आई तो जाम उसके गुस्से से शुरू होता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुराया। कितने मीन है ना आप, हमेशा तंग करते हैं मुझे। दुरिया मुंह फैलाती हुई उससे फासले पर बैठती हुई बोली तो जाम उसके नजदीक हुआ। अब तुमने प्रॉमिस किया ना कि जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। जारम उसके गिर्द बाजू फैलाता हुआ बोला तो दुरिया ने स्वाब में सहलाया, मुझे किस चाहिए। यार ने चेहरा उसके करीब किया तो दुरिया को जी बाढ़कर खुद पर गुस्सा आया कि क्यों हम हुआ वादा कर लिया, मगर अब उसके अलावा कोई हल भी ना था कि वह मुकम्मल यारम की कैद में थे। दुरिया ने उसके गाल पर हल्का सा बोसा दिया तो यारम ने उसको गोरा, दुरिया मुझे यहाँ पर किस चाहिए वरना मैं जाने नहीं दूंगा। यारम ने अपने होंठों की तरफ इशारा किया तो दुरिया की जान पर बने, मगर यारम की बात मानने के अलावा और वो कुछ कर नहीं सकती थी। दुरिया ने यारम के होंठों को हल्का सा छुआ और अभी वो पीछे होती कि उससे पहले यारम ने एक हाथ उसके सर के नीचे रखा, जबकि दूसरे से उसके दोनों हाथ पकड़े और जोर से उसके होंठों को अपने होंठों में कैद किया। दुरिया इस अफ्ताह पर घबराई, मगर उसके हाथ भी जाम की गिरफ्त में थे और वो खुद भी। दुरिया की सांस बंद होने की थी जब जाम ने उसे छोड़ा, मगर सिर्फ 2 सेकंड के लिए। अगले ही लम्हे वो फिर से उसकी कैद में था। दुरिया की आंखों में आंसू आए थे कि जाम के लम्स में शिद्दत थी, जुनूनियत थी। दुरिया के आंसू निकले थे, उसके आंसू निकलता देखकर जाम ने अपनी गिरफ्त ढीली की थी और फिर आस्था से पीछे हुआ। दुरिया के होंठ जानम के जुनूनियत की वजह से नीले पड़ गए थे और वो उसे रोता हुआ देखकर बालों में हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। उठो और तैयार होकर नीचे आओ, मैं नीचे जा रहा हूँ और खबरदार किसी से इस बारे में जिक्र भी किया। यार मुझसे वार्न करता कमरे से निकल गया था और दुरिया पीछे हटती रोती रहे। मास्टर कहेंगे कितने जोर से बाइट ली है ना, मैंने भी अब ऐसी जोर से बाइट ना किया तो देखना। वह खुद से अहद करती शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई, मगर अपने चेहरे का हाल देखकर एक दफा फिर से रोना आया। आंसू से भरी हुई आंखें, सुरख चेहरा और नीले पड़ते हुए होंठ। वह चेहरा साफ करती हुई हल्का सा फेस पाउडर लगाती और होंठों पर पिंक कलर का लिप ग्लॉस लगाती एक तनकीदी नजर उस खुद पर डाले। पर्पल शर्ट और कैप्टी पहने, गले में दुपट्टा लटकाए वो हल्के से मेकअप किए हुए तैयार थे। वो प्लेन स्लीपर्स पहने हुए नीचे चली आई, जहां सब भी इसकी आवाजें आ रही थी। और जो ही वो ड्राइनिंग रूम में आई, सब घर वालों के साथ आयशा और रामीन को देखकर जल्दी से उनकी तरफ पड़ी। अपिया, दुरिया के वहां पर आशा और रामीन ने उसकी जन्म देखा। वो फौरन से आशा के गले लगी, उसके बाद रामीन से, कब आई आप और मुझे क्यों नहीं बताया आपने। दुरिया आशा और रामीन के दरमियान में बैठती शिकायती लहजे में बोली, सब हंसती है, हम काफी देर से आए हुए हैं, अभी जाने वाले थे, मगर यारम भाई ने कहा कि तुम तैयार होकर आ रही हो तो हम रुके। दुरिया ने एक नाराज सी नजर यारम पर डाली, वो भी दुरिया को ही देख रहा था। उसके देखने से उसे अपनी जानब तकता हुआ पाकर वो मुंह फेर गई और यारम उसकी नाराजगी पर दिल ही दिल में मुस्कुराया। तकरीबन दिन के 12 बजे तक आशा और रामीन वापस घर आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें शाम के लिए तैयारी भी करने थे। आशा ने चाचा चाची और फाई के कपड़े प्रेस करवाकर उनके रूम्स में भिजवा दिए और रामीन अपने ड्रेसेस भी रेडी करके हैंग कर दिए थे। वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करती ताकि मुस्तफा की तरफ उसका ध्यान ना जाए, मगर उसकी सब तदाबीर नाकाम हो रहे थे। उसके जहन से अभी तक मुस्तफा का ख्याल निकल नहीं पा रहा था। थक कर वो अपने बेड पर दराज हुई। जिस शख्स का मैंने बरसों इंतजार किया वो मेरी आंखों के सामने था, उसे सब पता था। सब जानते हुए उसने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। क्यों? और अगर आज आमना आंटी वहां ना बैठी तो मुझे आप भी पता ना चलता। अल्लाह जी प्लीज मेरी मदद करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते और आहिस्ता आहिस्ता वो नींद की वादियों में डूबते चले गए। दिन का खाना खाकर सब लॉन्च में बैठे हुए थे जब अक्सा बेगम ने दुरिया को मुखातब किया, दुरिया बेटा 3 बजे आपकी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, तो अभी 1 घंटा है, ड्रेस कर लो, फिर रात से पहले टाइम नहीं मिलेगा, ओके। और दुरिया तो ड्रेस का नाम सुनकर खुश हो गई थी, मतलब नींद और उसके चेहरे पर खुशी देखकर जारम दिल ही दिल में मुस्कुराया था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ओके मैं जा रही हूँ रूम में। दुरिया झटपट वहां से गायब हुई थी और जब अब उसकी उजलत देखकर मुस्कुराए थे। मुस्तफा तो खाने से पहले का घर से निकला हुआ था और उन भी अपने किसी दोस्त की तरफ निकल गया था। यारम सबकी बातों में मगन देखकर चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे के जाना पड़ गया था और आजम साहब उसके चालाकी नोट करते सर झुकाकर हंसते थे। आशा की आंख रामी के जगाने से खुली थी और घड़ी पर नजर दुराई तो दिन के 3 बजने वाले थे। ओ, मैं इतनी देर सोई, पता नहीं कैसी आंख लगे। आशा दुपट्टा ओढ़े हुए बड़बड़ाए। रामीन उसकी सूजी हुई आंखें देखकर चौंकी तो मगर पूछा कुछ नहीं। जी आपी आ जाए नीचे, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। खाना तो खाया नहीं आपने, तो साथ में सैंडविच बना देती हूँ, बस आप नीचे आ जाए।
रामीन उसे कहती बाहर की जन्म चल दी, जबकि आयशा फ्रेश होने। यारम कमरे में दाखिल हुआ तो दुरिया बेड पर आड़ी त्रिची नींद में गुम थी और यारम उसकी इस कदर नींद पर अश अश कर उठा। अभी 10 मिनट पहले ही तो ये रूम में आई थी, इतनी जल्दी सो भी गई। यारम दूसरी साइड से आकर उसके बराबर बैठा था। बिना ड्रेस चेंज किए वो सो रहे थे। कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ थी और खिड़की के पर्दे भी खिड़कियों पर थे। कमरे में मुकम्मल तो नहीं, मगर अंधेरा और खामोशी अजीब ही खवाफनाक माहौल बना रहे थे। यारम कुछ देर तो दुनिया को देखता रहा, फिर उठकर कमरे से मुल्हिक स्टडी रूम में आ गया, जहाँ पर चार तरफ रखी किताबों की अलमारियां और कमरे के दरमियान में टेबल और उस पर रखी हुई यारम की चीजें। यारम ने एक चीर घसीट कर लैपटॉप ऑन किया और मेल्स पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे वो मेल्स पढ़ता गया, उसे हैरत के शदीद तरीन झटके लग रहे थे। गुस्से से उसने लैपटॉप बंद किया और स्टडी में चक्कर लगाने लगा और फिर उम्र को कॉल मिलाए। हाँ उम्र, जो जो मेल्स तुमने बेची थी ना, मैंने चेक कर ली है, तो अब तुम उस पर कड़ी निगरानी रखो और जैसे ही कोई और बात पता चले फौरन मुझे इन्फॉर्म करो। उम्र को हदायत देते शाम ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल साइड पर रखा। अगर इस सब से दुनिया को कोई नुकसान पहुंचा, फिर मेरे घर वालों को तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही इबरतनाक होगा, ये यारम शाह का वादा है। यारम यहाँ से वहां चक्कर लगाता वापस अपने रूम में आया, जहाँ पर दुरिया वैसी हवा में खरगोश की मस्जिद लूट रहे थे। उसके चेहरे पर बिखरी हुई मासूमियत ने यारम को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उसे इस वक्त सुकून ही चाहिए था, जो दुरिया के अलावा कहीं और कहाँ मिलता। वो बेखुद सा दुरिया के जानब बढ़ा, उसके करीब ही दराज हुआ, एक नजर दुरिया के चेहरे पर डाली और हाथ बढ़ाकर उसने अपनी जानब खींचा। वो नींद में थी, इसलिए कट्टी डाल की तरह जाम की तरफ खींचती चली है। याम ने उसे अपने सीने में बिछा। मुझसे कभी भी दूर मत जाना, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। मेरे सुकून का तुम वाहिद जरिया हो, दरे मखनून यारम शाह, और मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं कर सकता। यारम के कान के करीब सरगोशी में बुला तो दुरिया कसमस आई। यारम ने उसे अपने बाजू पर सुलाया तो वो वापस नींद में चले गए। यारम उसकी गहरी नींद देखकर मुस्कुराया। अक्सा बेगम दुरिया को जगाने आई थी और दरवाजा नॉक करने पर यारम ने खोला। वो शायद अभी भी फ्रेश होकर निकला था। अक्सा बेगम ने मुस्कुराकर उससे दुरिया के बारे में पूछा, बेटा दुरिया कहाँ है? हमें पार्लर के लिए निकलना है, देर हो रही है, फिर हाल में भी पहुंचना है, 3 बजे का टाइम है और इस वक्त 4 हो रहे हैं। जी मम्मा, मैं उठा देता हूँ दुरिया को, आप फिक्र मत करें, बस आधे घंटे में वो नीचे आ जाती है। याम ने अक्सा बेगम के कांधों पर हाथ जमाते हुए कहा तो उन्होंने याम के माथे पर बोसा दिया। ठीक है बेटा, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, आ जाना। फिर शाम ने दुरिया को उठाया तो वो दुरिया भी बिना चून चुरा के उठ के 20 मिनट में शावर लेकर और ड्रेस चेंज करके वो बाहर आई। लेमन कलर का कुर्ता और कैपरी पहने वो सुबह से ज्यादा फ्रेश लग रहे थे। यारम ने उसे देखा जो अब आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। बाल बनाकर वो पीछे मुड़ी तो यारम को अपनी जन्म तख्ता हुआ पाकर पसंद हुई थी। वो शाह, मैं जाऊं? यारम को अपने सामने खड़ा देखकर दुरिया ने पूछा। उसके सवाल पर यारम ने हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाले। जी जाने शाह जाएं, हम भला आपको रोकने की हिम्मत कर सकते हैं। यारम ने उसकी नाक दबाए थे वो फौरन बाहर भागी थी, जहाँ पर अक्सा बेगम उसका इंतजार करती है, मगर जाते जाते उसने यारम का कहका जरूर सुना था। अक्सा बेगम ने दुरिया के वलीमे का जोड़ा जूते जोड़ली पहले की ही गाड़ी में रखवा ली थी। वो दुरिया के आते ही वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे। फिलहाल तो वो लोग ड्राइवर के साथ ही जा रही थी। वापसी पर उन्हें यारम ने पिक करना था। 10 मिनट के ड्राइव के बाद वो लोग शहर के मशहूर मारूफ पार्लर में मौजूद थे और ब्यूटिशियन ने अपना काम शुरू कर दिया था। वहां पर मौजूद लड़कियां इस छोटी सी लड़की की किस्मत पर अश अश कर रहे थे।